इस वीडियो लेक्चर में केवल हम लास्ट मोमेंट पर एग्जामिनेशन हॉल में जानते वक्त क्या हमारा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, किन तीन चार प्रमुख बातों का हमें एग्जाम में बैठने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि थोड़ी सी भी राइट स्ट्रेटेजी अगर आपकी है तो आपने थोड़ी कम पढ़ाई भी की है तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ के जा रहे हो, बहुत ज्यादा चीजें आपने कवर कर रखी है, तो ये आपका सिलेक्शन का गारंटी नहीं है। अगर लास्ट मोमेंट पर आपका राइट स्ट्रेटेजी नहीं है किसी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो कोई भी बच्चा सडनली जो है उसके मार्क्स घट सकते हैं, क्योंकि उसका अगर स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा तीन चार बातों के जो मेन प्रमुख स्ट्रेटेजी है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए तो उन बातों का आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों से हमें नहीं भटकना है और इन चीजों पर हमें ध्यान रखना है। तो टोटल 438 सीट्स हैं, जिसमें से मैं हमेशा कहता हूं कि 125 सीट जो लेडी इरविन कॉलेज का होम साइंस का है, ये घटा दीजिए, क्योंकि इस पे नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स का कंपटीशन नहीं है। बाकी का डीयू बीएड के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो मैंने हमेशा बोला है, प्लेलिस्ट जाकर आप चेक करिए, उसमें सभी वीडियोस में बहुत डिटेल में मैंने ये बता रखा है। यहां तक कि मैंने एक जगह एक्सप्लेन कर रखा है कि मेरिट फॉर्मेशन कैसे होता है। क्योंकि अभी जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन देंगे और उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे, तो आप बोलोगे कि सर मेरे इतना रैंक आया है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा इतना रैंक आया है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये रहता है कि आप लोग खुद समझ लीजिए कि मेरिट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ताकि आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंस्टेड कि कोई और आपको कहे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो केस थोड़ी सी बुरी होती है। तो उसी प्लेलिस्ट में आपको ये यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड मेरिट फॉर्मेशन। ये इस वाले वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि मेरिट वगैरह कैसे बनता है। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। क्योंकि पेपर देने के बाद बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स आएंगे जो कहेंगे कि सर मैंने तो पूरा कर दिया, बहुत खुशी खुशी बताते हैं कि 90 क्वेश्चन कर दिया, 100 कर दिया। देखिए, अगर आप 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप फेल होंगे पूरा पूरा। अगर कोई बच्चा मेरे से ये कह दे कि मैं 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ, तो 99% प्रोबेबिलिटी यही होगी कि ये कैंडिडेट फेल होगा। उसका रीजन ये है कि आपको कट ऑफ देखना होगा कि भाई आउट ऑफ 100 कितने क्वेश्चन मेरे स्ट्रीम में जाते हैं। तो थोड़ा सा ये अगर आपको कट ऑफ का आइडिया रहेगा कि मेरे स्ट्रीम में कितने क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आप हार्डली 65 टू 70 क्वेश्चन भी सही करते हो अपने हिसाब से। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने हिसाब से 65 से 70 क्वेश्चन सही करते हो, तो आपने जो हिसाब लगाया है उस हिसाब में भी मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कम से कम अगर कोई बच्चा मेरे से ये कहता है कि सर मैंने 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि इसने जो है 68 में 10 क्वेश्चन तो ये गलत कर चुका है, ये चाहे कितना भी आपको कॉन्फिडेंस हो कि मेरा गलत नहीं है, तो उसमें टोटल आपके जो 10 क्वेश्चन गलत निकल जाएंगे। तो होगा क्या कि 68 में से 10 आप घटा दो, तो टोटल टेक्निकली हो गए कि आपके 58 क्वेश्चन सही बचे। फिर आपका माइनस मार्किंग भी है तो 2.5 घट जाएगा, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो तो 2.5 घट जाएगा यहाँ पर। तो आपके टोटल हो जाएंगे 55.5 क्वेश्चंस टेक्निकली आपके करेक्ट बैठे। तो आप देख लो, अगर आपके 55.5 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो आप साइंस साइड से भी सेलेक्ट हो जाओगे, लैंग्वेज से भी सेलेक्ट हो जाओगे, सोशल साइंस से भी सेलेक्ट हो जाओगे, अदर सब्जेक्ट से भी, अदर लैंग्वेज से भी, होम साइंस से तो खैर हो ही जाओगे। तो ये कहना कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सिलेक्शन हो जाए, तो इस केस में मैं यही कहूंगा उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जितने आपको आते हैं मैक्सिमम। अगर आपको 90 क्वेश्चन आता है तो मान लो मैंने कह दिया कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम 70 ही अटेम्प्ट करोगे। अगर तुम्हें 90 आता है भाई तो 90 करो। लेकिन किसी भी एवरेज, अबव एवरेज अच्छे कैंडिडेट्स के लिए भी मैं बताऊं, आपको 70 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आता होगा पेपर में, क्योंकि डीयू बीएड का पेपर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि 70 टू 75 क्वेश्चंस मैक्सिमम है। तो अगर आप मान लीजिए आपको आता है ऑलमोस्ट, मान लो आप 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जैक्ट आपको आता है, बाकी में आप पाओगे कि आप 50-50 डाउट है, तो उन सबको मिला के जो आप थोड़ा बहुत भी गेस वर्क करते हो, उन सबको मिला के 70 क्वेश्चन मैक्सिमम, 70 टू 72 क्वेश्चन। ये भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 60s के सीरीज में ला दिया तो आप कहने लगोगे मैं क्या ही बोल रहा हूं। तो 70 टू 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मोर देन सफिशिएंट होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद के क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे और आप सीधा सीधा एकदम ब्लाइंड गेस मारोगे अक्कड़ बक्कड़ करके, तो हमको उस नजरिए से नहीं जाना है। फिर सवाल उठता है कि सर
गैस वर्क कैसे करें, किस तरह से गैस वर्क करें। देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने यही बोला कि गैस वर्क करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन पर गैस वर्क नहीं करें, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन पर गैस वर्क करोगे, ये तो ह्यूमन नेचर है, ये आपकी फितरत है कि हर क्वेश्चन को आप आजमाओगे, आप छुओगे, ट्राई करोगे। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो सभी गेंद आपके सामने आएंगे, बैटिंग तो आप करोगे ही, उसको आप जिधर भी जिस डायरेक्शन में भी बॉल को मारो, लेकिन एक अच्छे बैट्समैन का क्या काम होता है कि वो ये ध्यान रखे कौन सी गेंद को नहीं मारना है। गेंद बहुत ज्यादा बाहर जा रही है तो छोड़ दो, यॉर्कर है तो सिंपल बस रोक लो गेंद को। छोटी छोटी तीन चार बातें होती हैं, ध्यान रखनी होती हैं। अब वैसे दो चार एक्सेप्शन बैट्समैन तो होते ही हैं जो यॉर्कर पे भी सिक्सर मार देंगे, लेकिन यही चीज आपके यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सभी क्वेश्चंस जो है आप उस पर गैस वर्क तो करेंगे ही, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन पर गैस मार्क नहीं करना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अब होगा क्या, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपके आगे आएंगे जिसका आपको कोई भी सर पैर बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। ए बी सी डी जो ऑप्शन दिया है आपने कभी सुना ही नहीं है, क्वेश्चन में जो सेंटेंस लिखे हुए हैं आपने कभी सुना ही नहीं है, तो भाई इसको काट दो तुरंत। बस ध्यान रखना कि इसको नहीं अटेम्प्ट करना है, इसमें गेस नहीं मारना है। और हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस की फहरिस्त बढ़ते बढ़ते आपके पेपर में ऐसा हो जाए, एक एवरेज कैंडिडेट के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि हो सकता है 35 क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जिसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है। तो मैं कहूंगा इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अटेम्प्ट कम किए हैं, बहुत कम भी मत करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि 60 से 65 से कम कोई अटेम्प्ट करे, इतना तो बेसिक जरूरत है ही। किसी भी साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज के कैंडिडेट को मिनिमम 60 to 65 तो वो अटेम्प्ट करे ही, क्योंकि उसके बाद भी उसमें 8 से 10 क्वेश्चन उससे गलत हो जाते हैं। तो है क्या कि बेसिक एजेंडा हमको यही बस डिसाइड रखना है कि कौन से क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करें। तो मैक्सिमम मैं मानता हूं कि 70 से 72 क्वेश्चन ये अधिकतम सीमा आपकी होनी चाहिए अटेम्प्ट करने की, और न्यूनतम सीमा ऐसा है कि 65 टू 68 मैं रखूं। तो इतना आप करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, मैंने अपने टाइम में 67 क्वेश्चन किया था, क्या शायद मैंने अपने टाइम में सिर्फ 67 क्वेश्चन ही किया था, जिसमें कि मैं पेपर दे के आया तो मेरे साथ जो है 11 क्वेश्चन गलत हो चुके थे। तो टेक्निकली हुआ क्या कि मेरे जो है 2.75 मार्क्स घटा भी दिए गए। तो जैसे मान लीजिए आप क्या करोगे, 67 में से आप 11 घटा दोगे तो ये आपका बचा 56, फिर 56 में से 2.75 आप और घटा दो तो वही लगभग आपके 54.55 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो है, तो वही आपके 53.25 बने। तो होगा क्या, अगर आप 53.25 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके सेट बैठ रहे हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। साइंस वाले में भी तीसरे चौथे लिस्ट में आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा, सोशल साइंस में दूसरे लिस्ट में आ जाएगा, लैंग्वेज वगैरह में आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने को लेकर स्ट्रेटेजी। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, वो होता क्या अपनी आंख घुमा के दूर से दूसरे के कंप्यूटर में देखते हैं, होता क्या स्क्रीन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, अब वो जितना अटेम्प्ट किया रहेगा तो वो हरा 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 यहाँ पर दिखाई देगा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, तो उसको लगता है यार उसने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रखा है। तो आप एक दौड़ में मच जाते हैं कि कितना अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्योंकि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया था अपने टाइम में तो मैं कुछ लड़कों को गॉसिप करते हुए देखा कि यार डीयू बीएड में तो है कि जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे उतनी सिलेक्शन के चांसेस हैं। बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें आता ही नहीं है और सिर्फ अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन हो जाता तो यू आर नॉट द ओनली स्मार्ट वन, देयर आर सेवरल अदर पीपल, और वो तो आप करेंगे ही करेंगे। तो हमें बस ये देखना है कि कहां पर हमको मार्क नहीं करना है। क्योंकि आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कौन सी खराब गेंद आ रही है जिसको नहीं छूना है। क्योंकि बैटिंग तो सब कर ही रहे हैं, वो जो खराब गेंद आती है जिसको आप छूते हैं तभी आप आउट होते हैं। तो दो बातें हमें क्लियर हो गई, एक तो ये कि हमको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना है और कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। उससे ज्यादा आप अटेम्प्ट करोगे तो निगेटिव मार्किंग में ही जाएगा। कोई बहुत हायर लिमिट पर चला गया, मतलब एक्सट्रीम केस वाले हैं भाई, तो 75 क्वेश्चन से ज्यादा मत करना, ऐसी गलती मत करना कि 75 से भी ऊपर बढ़ गए। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं अटैच करूंगा, जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एवरेज कैंडिडेट के लिए है। क्योंकि लास्ट ईयर मैं कट ऑफ देख रहा था तो एक लड़की पाई थी 304 मार्क्स एक्सेप्शनली, फिर सेकंड कैंडिडेट का मार्क्स था 269, फिर उसके बाद था 248। तो मेरे कहने का मतलब कि 240 248 ये मैक्सिमम टॉपर्स का है। ये जो एक दो एक्सेप्शन वाले हैं इनको तो छोड़ दो, इनसे मुकाबला नहीं है। इनका तो ऐसा है कि ये मेरिट में आ भी जाते हैं उसके बाद भी ये एडमिशन नहीं लेंगे। तो इन दो चार लोगों से एग्जामिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे मान लीजिए टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं, टाइम आपके पास 2 आवर होगा, 120 मिनट।
तो सर ऐसा भी होता है क्या कि पेपर में कोई टाइम शॉर्टेज हो, बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन है। देखिए, टाइम शॉर्टेज का केस उन्हीं एग्जाम्स में उठता है, मैं सिर्फ डीयू बीएड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लाइफ में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टाइम शॉर्टेज का केस तभी उठेगा जहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन, जहां पर मैथ का क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि होता क्या, किसी आप एक रीजनिंग के क्वेश्चन में उलझ गए तो बाकी का सभी क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर रहे थे, और पता चलेगा एक रीजनिंग के क्वेश्चन में उलझ गए तो 3 मिनट लगा दिया तुमने, मैथ के किसी एक क्वेश्चन में उलझ गए तो 5 मिनट लगा दिया। तो पता, एग्जाम में टाइम शॉर्टेज तभी होती है जब रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन ज्यादा हो। तो डीयू बीएड के पेपर में हार्डली 10 to 15 टोटल रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि टाइम शॉर्टेजेस की कोई बात आएगी, और अगर आप डायरेक्टली कर पाते हैं तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपको दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग में अगर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया कि राउंड टेबल के किनारे इतने लोग बैठे हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आपने एक ही बार में सही बैठा लिया तो हार्डली 2 मिनट का काम है, नहीं बैठा पाए तो 5 मिनट 7 मिनट बैठ के दिमाग लगाते रहोगे, नहीं होगा। तो टाइम शॉर्टेज को लेके हमको बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी के सभी क्वेश्चन तो वन लाइनर होते हैं, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो वो आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, एक सजेशन मैं और दूंगा, किसी भी क्वेश्चन को एकदम ऊपर ऊपर से मत छोड़ना, सभी क्वेश्चंस को पढ़ना पूरा पूरा, और उनके चारों ऑप्शन भी पढ़ना। कभी कभार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन आपको देख के ये एहसास होगा कि ना तो आपको क्वेश्चन के बारे में आइडिया है, ना तो आपके ऑप्शंस को रिगार्डिंग आपको आइडिया है, लेकिन उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपने अक्सर सुन रखा है या आपने कहीं देख रखा है, तो वो वाला ऑप्शन मार सकते हो। वो गेस वर्क हो सकता है क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है 30% कि सही हो जाए। तो अगर आपका पेपर अच्छा जा रहा है तो उस तरह के हल्के फुल्के एक दो क्वेश्चंस में आप उस तरह का रिस्क उठा सकते हैं। तो टाइम शॉर्टेजेस की कोई बात नहीं है, बस अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना। बाकी के बहुत से महान आत्माएं होती हैं जो एग्जाम्स के बीच में क्या करते हैं, उनको टॉयलेट, उनको पानी पीने जाना है, तो इन लोगों का मुकाबला मत करना। वो पहले ही मान लेना कि वो जो जा रहा है उसको जाने दे, क्योंकि ये लोग, होता क्या है कि अपने आप को हीरो बनते हुए निकलते हैं, तो बाकी के लड़कों को मोटिवेशन मिलता है कि हम भी एक बार पानी पीने जाएं, टॉयलेट करने जाएं। तो इन सब चीज़ों से आप बचिएगा। ओके, अब एक सजेशन और है कि डोंट फ्लिप बिटवीन क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए होगा क्या कि यहाँ स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा और साइड में जो है क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके 100 तक जो है क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दूसरा अटेम्प्ट किए, तीसरा अटेम्प्ट किए, फिर सीधे क्या करेंगे, वो 55 नंबर वाले क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है। तो ये मेरा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि 2 4 बार तो आप फ्लिप कर सकते हैं, वो भी मत करिएगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर के बीच में इस तरह से फ्लिप करना कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप सीधा सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं और सडनली कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया जिसको आपने 1 मिनट सॉल्व किया और नहीं हुआ, तो जरूर आप फ्लिप करिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो बैक टू बैक होगा कि आपने एक सेटिंग अरेंजमेंट सुलझाया तो उस पर रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो होगा क्या कि वो आपको स्किप करना पड़ेगा, तो वहां पर आप फ्लिप कर दीजिए। लेकिन नॉर्मल जीके का क्वेश्चन आ रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन है, और आप क्या कर रहे हो, अभी क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 55 पर क्लिक कर दिया, फिर जरा देखिए 100th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन फ्लिप नहीं करना है, क्योंकि इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और आप सिर्फ आगे देखते हो कि क्या दे रखा है, उससे कुछ होता नहीं है। ये बिल्कुल कुछ ऐसी बात हो गई कि आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, अब फिर आप क्या करो, नीचे मुड़ कर देखो कि कितना ऊपर चढ़ गए हैं। तो भाई अगर नीचे मुड़ कर देखोगे तो फिर यार मतलब रस्सी टूटने का भी तुमको डर लगने लगेगा, तुम्हें हार्ट अटैक भी आने लगेगा। तो सिंपल सा फंडा है, पहाड़ी पे चढ़ रहे हो तो नीचे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। वैसे ही एग्जाम है, जा रहे हो आगे तो ये नहीं है बार बार सारे क्वेश्चन फ्लिप करके आगे देख रहे हैं क्या दे रखा है। एक सीक्वेंस में बढ़िए, एक तरीके से बढ़िए, और टाइम का मार्जिन लेकर चलिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पता चला क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 पर आप पहुंच गए और अभी तक एक भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आया है आपके सामने, तो ये समझ लीजिए कई बार एग्जाम वाले बदमाशी क्या करते हैं ना, कि क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 से 92 कुछ ऐसा सीक्वेंस ये रखेंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन रख देंगे, ताकि आपकी गाड़ी सही चलते चलते यहाँ तक आओ और सडनली आप यहाँ पर फंस जाओ। तो वो थोड़ा देख लीजिएगा कि अगर 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिए हैं और मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन एक भी अभी तक आपके आगे नहीं आया है, तो थोड़ा बहुत आप फ्लिप करके बीच में देख लीजिएगा। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी है कि एट द सेम टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स लिखे रहते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, अगर आप फ्लिप करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। एक सीक्वेंस में बढ़िए, सही तरीके से करते हुए जाइए। फिर एक सजेशन मैं और दूंगा आप लोगों को, जो भी बच्चे इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, जो इंग्लिश में अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं,
उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, कई बार आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ऊपर जाके लैंग्वेज चेंज कर लिया करिए। यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया रहता है कि इंग्लिश या हिंदी। तो कोई क्वेश्चन ना समझ में आए ना, तो उस क्वेश्चन को हिंदी में भी करके देख लिया करो। हिंदी में करके देख लेने से कई बार होता है कि बहुत आसान भाषा में वही बात कई कल हिंदी में लिखी रहती है। ये चीज़ मैं हिंदी वालों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो इंग्लिश में फ्लिप करें, क्योंकि इंग्लिश में आसान भी लिखा रहेगा तो उनको कठिन ही दिखता है। तो इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो क्वेश्चंस को, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कभी कभी आप हिंदी में उसको करके देख लिया करिए कि हिंदी में इसका क्या मतलब निकल रहा है, तो वो आपको इजीली आप कर पाओगे और आप समझ पाओगे। क्योंकि ये छोटी छोटी दो चार बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में तुरंत उस वक्त स्ट्राइक नहीं करती है। और जैसा कि मैंने कहा कि दूसरे के कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा देखने की और ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कितना कर लिया नहीं कर लिया। बाकी का मेरिट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक छोटा सा मैं नोट अटैच करना चाहूँगा आप लोगों को, कि मान लीजिए टोटल 438 सीट्स हैं, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जब रिजल्ट आएगा तो वो कहेंगे कि सर मेरा 91 रैंक है, मेरा 80 रैंक है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने देखा कमेंट में एक कैंडिडेट था, वो कह रहा था कि मेरा 91 रैंक था लास्ट ईयर और मैं जनरल हूँ इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए ये आपका सीधे ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो जनरल कैटेगरी है इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ। मेरा भी जनरल कैटेगरी है और मैं स्ट्रिक्टली कह सकता हूं कि ये अपने फेल्योर को कैटेगरी पर ब्लेम करने जैसा है। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए कभी भी कोई मेरिट आता है और मान लीजिए आपका डीयू बीएड में 100 क्वेश्चन आते हैं और वन क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, तो टोटल आपके 400 मार्क्स हो गए। तो पता है कोई एक कैंडिडेट होगा आउट ऑफ 20,000 जिसके 300 से ऊपर मार्क्स बन रहे होंगे, बाकी के सभी जो सिलेक्शन वाले कैंडिडेट्स हैं उन सब के मार्क्स बनते हैं ऑलमोस्ट 200 से 230 के बीच में, कोई भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो। बाकी का कुछ कुछ सब्जेक्ट डोमेन्स में आपके कभी कभी 190 180 मार्क्स तक भी आपका कट ऑफ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज डोमेन से भर दिया, आप कॉमर्स डोमेन से हो, तो जनरल कैटेगरी में आपके 190 से 200 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी अपने लॉजिक से सोचा है कि 190 मार्क्स ऐसा होता है कि इस पे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स रहेंगे? जैसे मान लीजिए 200 मार्क्स है तो होगा क्या कि आप पाओगे अच्छे खासे बच्चे ऐसे हैं 20,000 में जिनके एग्जैक्ट 200 मार्क्स ही आ रहे हैं, लेकिन जहां पर मैं कहूं 310 किसी का मार्क्स आ रहा हो तो ये गिनती के एक दो होंगे। मैं कहूं कि 240 किसी का आ रहा हो या 250 किसी का आ रहा हो, तो ऐसे कैंडिडेट्स गिनती के सिर्फ 4-5 ही होंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स जो है या तो 200 आ रहे होंगे, 210, 215, 20। तो है क्या कि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन होता है उनके मार्क्स 210, 220, 230 कुछ ऐसे आते हैं। तो यहां पर 210 मार्क्स पर एक पर्टिकुलर 210 मार्क्स पर कम से कम आपको 20 से 30 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं? जब आप हायर लिमिट की तरफ रहते हो, जैसे मान लीजिए देश में अंबानी, अडानी ये लोग लिमिटेड हैं, लेकिन जहां पर भी बात आएगी एक एवरेज फैमिली की, मिडिल क्लास फैमिली की, अपर मिडिल क्लास फैमिली की, तो वहां पर सब मेजॉरिटी ऑफ द लोग आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर आबादी सबसे ज्यादा होती है। तो यही पॉइंट यहां भी, अगर किसी बच्चे का 210 मार्क्स आ रहा है तो आप पाओगे कि 210 पर 20 कैंडिडेट्स हैं। अगर आप पाओगे कि किसी बच्चे का 205 मार्क्स आ रहा है तो 205 पर आपको पता चलेगा 40 कैंडिडेट्स हैं। किसी बच्चे का आपको पता चलेगा 200 मार्क्स है तो आपको पता चलेगा इस पे 60 कैंडिडेट्स हैं। तो अगर इन सभी को हम रैंक के ऑर्डर में जोड़ दें तो 91 रैंक का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत पीछे है। 91 रैंक का मतलब हो गया कि आप कम से कम आउट ऑफ 20,000 कैंडिडेट्स अगर फॉर्म भरे हैं तो आपका रैंक हो गया 1000 से भी पीछे। उसका रीजन सिंपल है कि आपको समझ में आ गया कि एक सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना। मान लीजिए अगर आप 210 मार्क्स पा रहे हैं तो उस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो 210 मार्क्स पाए होंगे। एग्जाम्पल, कोई बच्चा ऐसा हो जो डीयू बीएड में सिर्फ 10 नंबर पाए, तो पता है इसका रैंक कितना आएगा? इसका रैंक भी आएगा 350 या 380 कह लीजिए, इससे ज्यादा नहीं पार जाएगा। ये भी किसी के 0 मार्क्स आए या 10 मार्क्स भी आए तो 350 से 380 के अंदर इसका भी रैंक आ जाएगा। तो ये आपका ब्रेन वॉशिंग किया जा रहा है कि कोई कहे कि टोटल 438 सीट है, यार मेरी तो 350 रैंक आई थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। 350 रैंक का मतलब क्या कि इस बच्चे ने आउट ऑफ 100 केवल 2 क्वेश्चन सही किया था, क्योंकि बाकी के सभी ऊपर के रैंक्स पर जैसे जैसे मार्क्स जो है लोअर साइड में आते जाता है उस पे एक पर्टिकुलर मार्क्स पर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए गरीबी है तो बहुत गरीब आएंगे तो बहुत ज्यादा होंगे, उससे थोड़ा कम रहीस, उससे थोड़ा कम रहीस, फिर करते करते अंबानी अडानी टॉप पर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह का मेरिट फॉर्मेशन में भी होता है। तो कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे 91 रैंक आए थे लास्ट ईयर और मैं जनरल कैटेगरी का हूं इसलिए नहीं सिलेक्शन हुआ, तो भाई तुम ओबीसी या एससी कैटेगरी के भी साइन साइड से रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा 91 पर।
तो ये मेरिट फॉर्मेशन वाली बात आप लोगों को समझ में आया हो तो ठीक, थोड़ा बहुत आपके माइंड में एक आइडिया आ गया होगा, क्योंकि अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद एक डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन मैं लेके आऊंगा कि किस तरह मेरिट फॉर्म हो रहा है, किस तरह कट ऑफ आएगा और क्या होगा। और किसी बच्चे को बहुत जल्दी है तो DU BEd के प्लेलिस्ट में जाके लास्ट ईयर का कट ऑफ फॉर्मेशन का तरीका देख सकता है। ओके गाइज, इस सेशन में एग्जाम से पहले दिस वाज लास्ट वीडियो प्रोबेबली। अब कोई भी वीडियो आना होगा तो एग्जाम रिजल्ट्स और मेरिट आने के बाद ही आएगा, जिसके रिगार्डिंग मैं मेरिट फॉर्मेशन वगैरह कैसे हो रहा है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। बाकी का किसी को बहुत जल्दी है तो लास्ट ईयर का DU BEd का प्लेलिस्ट वो जाके देख सकता है, उसमें लास्ट ईयर के वीडियोस हैं, कैसे मेरिट फॉर्मेशन एंड ऑल हुआ था वो मैंने समझा रखा है। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, स्टे सेफ। जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उनको ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों पर लागू हों, आपका अपना इंडिविजुअल प्लान भी हो सकता है, आपके अपने इंडिविजुअल सक्सेस के आइडियाज़ भी हो सकते हैं, उन सबको मैं एंडोर्स करता हूं। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, स्टे सेफ, गो सेफली और प्लीज़ एग्जामिनेशन हॉल पर टाइम से पहले पहुंचिएगा, टाइम निकाल के। किसी भी बच्चे को DU BEd की मेंबरशिप लेनी हो तो 251 रुपीज़ का पेमेंट करके वो मेंबरशिप ले सकता है। उसके लिए आपको DU BEd 251 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करने के बाद प्लीज़ 24 टू 48 आवर्स का वेट करिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप मेरी व्हाट्सएप हैंडलर हैं वो देखती हैं, और ये कोड लिखकर अगर आप सेंड नहीं करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। और वेट आपको इसलिए करना है क्योंकि ये जियो और वोडाफोन का कस्टमर केयर नंबर नहीं है जिसपे कोई 24/7 आपको असिस्टेंस दे रहा हो। आप कोड सेंड करते हैं, पेमेंट करते हैं, 24 आवर का वेट करिएगा, सभी चीज़ आपको अर्लीस्ट पॉसिबल असिस्ट की जाएगी। ये कुछ बेनिफिट्स हैं मेंबरशिप के जो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। DU BEd के सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स और कट ऑफ डिटेल्स टेलीग्राम ग्रुप में आते रहते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, डू कॉमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।